हेलो नमस्कार दोस्तों, पौधार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, अपन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछली क्लास में अपन ने प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर में दो इसके स्टेप थे, 2 पॉइंट थे। कशाभिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला, एंड कोशिका व्यक्ति की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेल और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला, ये दो कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिकांग हैं। इन प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिकांगों में दो अंगों का अध्ययन अपन ने पिछली वीडियो में कर लिया था। पिछली क्लास में कशाभिका की संरचना। कशाभिका एक तंतुनुमा संरचना होती है जिसके 3 भाग, कोशिका काय, ये जो कोशिका भित्ति में, कोशिका झिल्ली में धसा हुआ रहता है, हुक, ये फिलामेंट तंतु, कोशिका काय। ऐसे कशाभिका की जो संरचना होती है, कशाभिका की संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया था, तंतु, हुक और कोशिका काय, जिसमें कोशिका काय, कोशिका भित्ति, सेल वेल, ये कोशिका झिल्ली में धसी हुई होती है, हुक इन तंतु फिलामेंट्स, ये फिलामेंट और कोशिका काय को जोड़े रखने का कार्य करता है हुक, और तंतु, ये ऊपर वाली जो संरचना होती है तंतु कहलाती है। इसके प्रति वो स्पर्श के प्रति संवेदनशील का कार्य करते हैं। तो दूसरा अपना था कोशिकांग, सेल वेल, कोशिका भित्ति म्यूटेन की बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की, क्योंकि जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है, ये मजबूत कठोर आवरण का कार्य करती है, जो उसको कठोर विपरीत परिस्थितियों में सुरक्षा आवरण का कार्य करती है, और यह म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। तो ये दो कोशिकांगों की संरचना के बारे में तो अपन ने पिछली क्लास में अध्ययन कर लिया। और आज जो अपना तीसरा पॉइंट है वो है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। अब देखो, कोशिका द्रव्य कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि कोशिका द्रव्य में ही सब कोशिकांग स्थित होते हैं। कोशिका द्रव्य पोषण आधार का कार्य करता है। ये तरल पदार्थ के रूप में होता है, जिसको कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली जिस आवरण को घेरे हुई रहती है, जिस जगह जिस पदार्थ को घेरे हुई रहती है, वो कहलाता है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में इसमें लगभग 80% भाग जल होता है और अन्य 20% भाग में खनिज लवण, विटामिन्स, अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। बाकी इसका 80% भाग तो जल होता है और 20% भाग इसका खनिज लवण या अन्य विटामिन और अन्य पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। तो अपना जो पॉइंट है वो आज का है कोशिका द्रव्य की संरचना। तो कोशिका द्रव्य कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति जिस आवरण को घेरे हुए रहती है। भाई कवर्ड कोशिका द्रव्य तरल माध्यम होता है, जिसको कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली के द्वारा ही एक निश्चित आकृति प्रदान किए हुए रहता है, और इसके अंदर जो द्रव्य पदार्थ के रूप में जो भरा रहता है, इसके अंदर अन्य सभी कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही स्थित होते हैं, डूबे हुए रहते हैं, और ये इसको पोषण पदार्थ का कार्य करता है। तो कोशिका द्रव्य में 80% भाग तो 80% तो जल
20% इसमें न्यूक्लिक अम्ल, एंड अन्य पोषक पदार्थ खनिज लवण, ये इसमें 20% पाए जाते हैं। 80% इसमें जल होता है और इसमें कम अणुभार वाले पदार्थ पाए जाते हैं। कौन से? कम अणुभार वाले पदार्थ इसमें पाए जाते हैं, जिसमें कई सारे राइबोसोम के कण हैं, मीसोसोम हैं, ये अन्य कोशिकांग इसमें फिर डूबे हुए होते हैं। अब कोशिका द्रव्य में कई सारे जो कोशिकांग होते हैं वो कौन कौन से हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो झिल्लीयुक्त कोशिकांग होते हैं, जैसे ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपृथ्वी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, तो इस प्रकार से जो दोहरी झिल्लीयुक्त जो कोशिकांग होते हैं या विकसित जो कोशिकांग होते हैं वो इसमें एब्सेंट पाए जाते हैं। अब जो कोशिका द्रव्य में प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं उन्हें देखते हैं। तो अब कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकांग कौन कौन से कोशिकांग हैं जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं? तो इसमें है राइबोसोम, दूसरा है मध्यकाय, मीसोसोम, राइबोसोम, प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी संरचनाएं, चौथा कोशिकांग है केंद्रकाभ, न्यूक्लियोइड, और पांचवा है संचित कर्ण, संचित कण, रिजर्व ग्रेन्यूल्स। तो इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जब अपन सेल स्ट्रक्चर देखते हैं, सेल स्ट्रक्चर में ये तीसरा भाग है इसका कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य जो तरल माध्यम होता है उस कोशिका द्रव्य में ही ये सारे कोशिकांग स्थित होते हैं, सारे कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें पहला कोशिकांग है राइबोसोम, दूसरा है मीसोसोम, प्रकाश संश्लेषी संरचना है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लास्टिड जो होता है, हरित लावक जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषी संरचनाएं लैमिला जिनको अपन बोलते हैं वो इनमें पाई जाती हैं। केंद्र का, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें विकसित प्रकार का केंद्रक अनुपस्थित होता है और इनमें केंद्रक जैसी कुछ संरचना जिसमें केवल आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए या आरएनए ही उपस्थित होता है, इसलिए ये कहलाता है केंद्रकाभ।
इसमें केवल आनुवंशिक पदार्थ के रूप में केवल मात्र एक ही पदार्थ होता है और ये पदार्थ कहलाता है डीएनए या आरएनए। इनमें से केवल मात्र एक ही आनुवंशिक पदार्थ होता है जो झिल्ली युक्त आवरण से आवृत नहीं होता है। ये इस तरह से खुली हुई अवस्था में पाया जाता है। कुछ इसमें रिजर्व फूड पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, कण हैं, संचित कण कहलाते हैं। अब इसमें अपन एक एक कोशिकाओं को थोड़ी सी डिटेल से देख लेते हैं कि कौन कौन से कोशिकांग हैं, इनकी संरचना अपन देखते हैं। तो जिसमें पहला है राइबोसोम। पहला कोशिकांग है राइबोसोम। कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य के अंदर राइबोसोम जो कण होते हैं, राइबोसोम होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम जो हैं कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई अवस्थाओं में पाए जाते हैं। इस प्रकार से कोशिका द्रव्य में राइबोसोम में बिखरे हुई अवस्था में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में विशेष ध्यान रखना है कि राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। कौन से? 70%, 70S प्रकार के। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कौन से होते हैं? 80S प्रकार के। तो ये ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में जो राइबोसोम कण पाए जाते हैं, ये कणीय जो संरचना होती है, ये 70S प्रकार के होते हैं। ये गणितीय रूप में जुड़ती, गणितीय इकाइयों के रूप में इस तरह से जुड़ेंगे नहीं, ये दो उप इकाइयों में डिवाइड होते हैं। चालीस 50 और 30, 50S प्लस 30S। देखो इसमें जो 70S प्रकार के राइबोसोम कण पाए जाते हैं, उन 70S राइबोसोम कण में ये दो उप इकाइयों सब यूनिट बोलते हैं जिनको, ये दो सब यूनिट्स में पाया जाता है 50S और 30S। वैसे ये गणितीय रूप में जुड़ते नहीं हैं। और जो 80S यूनिट होती हैं, 80S प्रकार के जो राइबोसोम हैं, वो 60 प्लस 40S टाइप्स के होते हैं और ये 50 प्लस 30S टाइप के होते हैं। इसमें S जो है कांस्टेंट है, जिसको बोलते हैं श्वेडबर्ग कांस्टेंट या श्वेडबर्ग स्थिरांक के नाम से इसको जाना जाता है। और ये एक मापक इकाई होती है जिसमें राइबोसोम कण को दो उप इकाइयों में, राइबोसोम कण को श्वेडबर्ग स्थिरांक के रूप में दर्शाया जाता है। तो राइबोसोम, कोशिका द्रव्य में जो राइबोसोम कण पाए जाते हैं, राइबोसोम का मुख्य कार्य है क्या? राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम जो कण पाए जाते हैं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, राइबोसोम कोशिका द्रव्य में भी बिखरे हुए पाए जाते हैं और
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्वीय जालिका पर यह खुरदरी संरचना के रूप में इस तरह से दृश्य संरचना होती है। बाकी इसमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है, इसलिए इसमें जो कोशिका द्रव्य में ही राइबोसोम कण बिखरी हुई अवस्था में पाए जाएंगे। राइबोसोम का जो मुख्य कार्य है वो होता है प्रोटीन संश्लेषण का, और ये अन्य प्रतिजैविक औषधियाँ होती हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, प्रतिजैविक औषधियाँ जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये जो एंटीबायोटिक्स टॉनिक हैं, औषधियाँ हैं, ये राइबोसोम पर ही क्रिया करती हैं। जो इन पर क्रिया करके इनमें अवरोध उत्पन्न करती हैं। भाई प्रोटीन, राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण, और प्रोटीन संश्लेषण है ये। इसके बाद जो प्रतिजैविक कुछ औषधियाँ होती हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन, इनमें ये अवरोध उत्पन्न करके और उस पर क्रिया करते हैं राइबोसोम्स जो कण हैं। तो ये तो है राइबोसोम के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें 2 पॉइंट, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम होते हैं वो 80-70 टाइप के होते हैं, जो 2 उप इकाइयों 50S और 30S सब यूनिट्स में डिवाइड होते हैं। और राइबोसोम का जो मुख्य कार्य है वो प्रोटीन संश्लेषण का है। प्रोटीन संश्लेषण करने का कार्य मुख्य रूप से राइबोसोम के कण करते हैं। और इसके अलावा ये प्रतिजैविक जो कुछ औषधियाँ होते हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इसमें ये अवरोध उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। और राइबोसोम को ही लक्ष्य करते हैं अवरोध उत्पन्न करके, और जिससे ही ये अपने शरीर में एंटीबायोटिक का कार्य कर पाती हैं। तो नेक्स्ट कोशिकांग है दूसरा कोशिकांग है अपना मीसोसोम, जिसको मध्यकाय बोलते हैं। मीसोसोम तो इसकी देखो, अपन मध्यकाय की जब संरचना पढ़ते हैं, मीसोसोम की जो संरचना पढ़ते हैं, मीसोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो कोशिका झिल्ली होती है जिसे अपन सेल स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो कोशिका झिल्ली में अंतर्वलन के कारण कोशिका सेल स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ा था। सेल स्ट्रक्चर में जो कोशिका झिल्ली होती है, इस कोशिका झिल्ली में कुछ अंतर्वलन हो जाता है, और इस अंतर्वलन के कारण जो ये संरचनाएं बनती हैं, ये संरचनाएं ही मीसोसोम कहलाती हैं। सेल स्ट्रक्चर में अपन ने जीवाणु कोशिका की सेल स्ट्रक्चर जो देखी थी, उसमें कोशिका भित्ति बाहरी आवरण, ये कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली में कई जगह पर झिल्ली अंतर्वलित होकर एक कुंडलित संरचना बनाती है, और ये जो कुंडलित संरचना बनती है, ये कुंडलित संरचना ही मीसोसोम कहलाती है। और मीसोसोम ये झिल्ली की सतही क्षेत्र में मीसोसोम होते हैं। यह झिल्ली के
सतही क्षेत्र में वृद्धि करते हैं, वृद्धि जिससे भाई सतही क्षेत्र में इससे वृद्धि हो जाती है कोशिका झिल्ली की सतही क्षेत्र में, जैसे इसमें अंतर्वलन होगा, कुंडलन होगा, तो कुंडलन के कारण उसका जो सतही क्षेत्र है सेल स्पेस उसमें वृद्धि हो जाती है और इसका सतही क्षेत्र में वृद्धि होने के कारण ये ऊर्जा संग्रहित करने का कार्य करती हैं। इसलिए इनको मीसोसोम को बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। भाई जैसे इसमें अंतर्वलन के कारण प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, क्योंकि दोहरी झिल्ली कोशिकांग इसमें नहीं पाए जाते हैं, तो इसमें ऊर्जा संचित करने का कार्य ये मीसोसोम करते हैं और इसलिए इनको बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरियल पावर हाउस के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसके अलावा ये कुछ एंजाइमों के स्रावन का कार्य भी करती है, कुछ एंजाइमों के स्रावण का कार्य भी करता है, जैसे पेनिसिलिन की क्रिया को नष्ट कर पेनिसिलेज, या थोड़ा सा ऊपर देखो पर लिखा है कि यह पेनिसिलिन की क्रिया को पेनिसिलिन की क्रिया को नष्ट कर पेनिसिलेज पेनिसिलिन की क्रिया को नष्ट कर पेनिसिलेज का स्रावण करता है। तो इसलिए जो मीसोसोम है वो स्रावण से संबंधित भी होते हैं और ये कुछ जो ऊर्जा होती है उसको संग्रहित करने का कार्य करती है। इसलिए बैक्टीरियल सेल्स, बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाते हैं, कहलाते हैं मीसोसोम जो हैं। इस प्रकार से ये मीसोसोम छोटी संरचना होती है जो कोशिका झिल्ली में अंतर्वलन के कारण उत्पन्न होती है। तो ये डीएनए की प्रतिकृति और कोशिका विभाजन में भी सहायक है। डीएनए की प्रतिकृति, वैसे इसको मीसोसोम को दो भागों में डिवाइड किया गया है। यह मध्य मीसोसोम है, डीएनए की प्रतिकृति, डीएनए रेप्लिकेशन, और कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन
सेल डिवीजन। इस प्रकार से मीसोसोम को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, केंद्रीय मध्यकाय सेंट्रल मीसोसोम, ये कहलाता है केंद्रीय मध्यकाय सेंट्रल सेंट्रल मीसोसोम जो होता है, सेंट्रल मीसोसोम मुख्य रूप से दो कार्य करता है। एक तो डीएनए की प्रतिकृति, डीएनए रेप्लिकेशन की कोशिका विभाजन के समय अगली कोशिका में डीएनए की प्रति बनाने के लिए डीएनए रेप्लिकेशन का कार्य भी करता है। दूसरा बात जो सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, उसमें भी मीसोसोम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से मीसोसोम की संरचना और कार्य, मीसोसोम कोशिका झिल्ली में अंदर की और अंतर्वलन के कारण जो कुंडलित संरचनाएं बनती हैं वो मीसोसोम कहलाती हैं। ये झिल्ली के सतही जो क्षेत्रफल होता है, सतही जो क्षेत्र होता है, उसमें वृद्धि करने का कार्य करते हैं। दूसरा है कि ये मीसोसोम होते हैं, इनको बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऊर्जा को कुछ समय के लिए संग्रहित करने का कार्य करते हैं और इसके द्वारा कुछ एंजाइमों का स्रावण भी किया जाता है, इसीलिए ये स्रावण से संबंधित माने जाते हैं। ये जैसे पेनिसिलिन की क्रिया को नष्ट करके ये पेनिसिलेज का स्रावण करते हैं। और इसके अलावा भी जब इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है, केंद्रीय मीसोसोम। केंद्रीय मीसोसोम का दो कार्य, एक तो डीएनए की रेप्लिकेशन, डीएनए की प्रतिकृति तैयार करना जिससे कि कोशिका विभाजन के समय, दूसरा कार्य इसका कोशिका विभाजन, जैसे सेल डिवीजन हो, कोशिका विभाजन हो तो अगली कोशिका में डीएनए की प्रतिकृति करने का, तैयार करने का कार्य भी मीसोसोम के द्वारा किया जाता है। ये हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के दूसरा कोशिकांग है मीसोसोम। जो अब तीसरा कोशिकांग है वो है प्रकाश संश्लेषी संरचनाएं। तीसरा कोशिकांग है प्रकाश संश्लेषी संरचनाएं। फोटो सिंथेटिक प्रकाश संश्लेषी संरचनाएं। देखो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषी जो मुख्य कोशिकांग है क्लोरोफिल, प्लास्टिड, वो इनमें एब्सेंट होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी संरचना के रूप में इसमें ये कुछ प्रकाश संश्लेषी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो ये पटलिकाएं या पुटिकाएं होती हैं जीवाणुओं में। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ पुटिकाएं होती हैं, पुटिकाएं।